अब क्या है, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये क्या सीन है सर, अगला टॉपिक। अभी तक हमारी एक स्टोरी चलती आ रही, ठीक है, स्टोरी के बाद दूसरा पार्ट अभी समझना है, एक नया आइडिया है, स्टोरी के तौर पे समझते चलना है, कोई नया दिमाग लगाने का नहीं। अब हमारे पास क्या बताया कि इन द मिड 19th सेंचुरी जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स, डचीज एंड कैंटोन्स whose rulers had their autonomous territories। यानी क्या सीन बताया कि इस समय तक कि ये जो जर्मनी, स्विट्जरलैंड है, ये इटली, ये बहुत सारे अलग अलग किंगडम्स में बटी हुई थी, और इनके जो राजा थे उनके पास अपनी अपनी ऑटोनोमस टेरिटरीज थी, खुद की टेरिटरीज, उनकी मतलब खुद का राज्य था, वहां पर उनकी खुद की स्टेट्स थी। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच लिव्ड, वहां पर क्या होता, लिव डाइवर्स पीपल। ये भी सीन समझो कि भाई ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप के अंदर भी ऐसे ही सीन था, वहां पर भी, मतलब इसका बताने का, कहना का मतलब क्या चाह रहे हैं हमारी स्लाइड हमसे, कि सर ये चैप्टर में जो हमको बता रहे कि जितने दूसरे पार्ट से वहां पर मोनार्की थी, ठीक है, वहां पर अपनी ऑटोनोमस राज्य घराने थे, वो लोग अपना अपना राज्य सिस्टम, अपना किंगडम, अपनी स्टेट्स को मेंटेन करके चलते थे, और वहां पर डाइवर्सिटी थी लोगों के अंदर, मतलब कोई कॉमन आइडेंटिटी शेयर नहीं करते थे। इसी कारण से तो यूरोप को मतलब जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म है यूरोप के अंदर, वो लाना, यूनाइट करना इज वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि हम लोगों ने जब नेशनल स्टेट की बात करी थी, तो नेशनल स्टेट में हम क्या बोल रहे थे कि उनके बीच में एक कॉमन आइडेंटिटी तो हो, कुछ कॉमन लैंग्वेज शेयर कर रहे हो, कॉमन बिलीफ शेयर कर रहे हो, कॉमन हिस्ट्री हो उनके बीच में, लेकिन यहां पर क्या था, डाइवर्सिटी बहुत खतरनाक थी। दे डिड नॉट सी देमसेल्फ एज अ शेयरिंग एंड अ कलेक्टिव आइडेंटिटी और कॉमन कल्चर, कुछ भी उनके बीच में कॉमन कल्चर नाम की चीज थी ही नहीं। इतने डिफरेंस के कारण उनको क्या करना, हम लोग वहां पर पॉलिटिकल यूनिटी नहीं ला सकते थे पूरे यूरोप के अंदर या एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ यूरोप के अंदर। इनके बीच में सिर्फ बाइंडिंग फोर्स क्या था, उनका एक एम्परर, जो उन्होंने बताया कि इनके बीच में सिर्फ एक ही इनका जो एम्परर है वो एक कॉमन बाइंडिंग फोर्स है, बाकी बाकी पूरी डाइवर्सिटी उनकी कंट्री के अंदर है, जिसके कारण नेशनलिज्म की जो भावना हम लोग को यूरोप के अंदर देखने थे या लाना था, वो बहुत डिफिकल्ट, बहुत टाइम लगा वहां पर यूरोप के अंदर वो चीज को, आइडिया को लेकर आने के अंदर, ठीक है, उसको उतनी जल्दी लोगों को सबको यूनाइट करके, इसलिए बहुत सारे स्ट्रगल्स वहां पर देखने को मिले। आगे समझते थे एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, ये भी आगे का एक नया टॉपिक चल रहा है। समझो अब एरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लास वाला सीन क्या है। मैंने तुमको बताया था कि अभी तक हमारे पास दो प्रजाति के लोग हैं, या तो एरिस्टोक्रेट्स, ठीक है, और या तो अपने पीजेंट्स। तो दो प्रजाति के लोग हमको मिले, तीसरी जात की नाम की सर थर्ड कैटेगरी हमारे पास कोई थी ही नहीं। अब समझना, जिसके अंदर एरिस्टोक्रेट्स दे आर दी प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड पीजेंट्स जो हैं ये बेचारे वर्किंग सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। हुआ क्या, धीरे 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 जैसे जैसे हम लोग, एक पता समझो कि 19th सेंचुरी के आते आते क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वहां पर आया, ठीक है, एक नया एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां पर देखने को मिला, बहुत सारी मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट, मतलब इंडस्ट्रीज आई, प्लस वहां पर जैसे ही क्रॉस कंट्री ट्रेड होने लगी, ठीक है, क्रॉस कंट्री ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड बोल दूं, क्योंकि अभी ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस भी हट गए, तो जैसे जैसे ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस हटे, ट्रेड बढ़ी, तो ट्रेड बढ़ने से क्या, तुमने को बताया था कि ट्रेड बढ़ेगी तो पैसा आएगा, ठीक है, मनी आएगी, तो एक नई कैटेगरी देखने को मिली। यहां पर जो एरिस्टोक्रेट्स हैं, इन लोग के पास तो है ही पैसा, लेकिन एक थर्ड कैटेगरी भी यहां पर हमारे पास आई, जिसको हम लोगों ने बोला न्यू मिडिल क्लास। अब ये न्यू मिडिल क्लास क्या है, ये जो हमारे पास एक थर्ड कैटेगरी आई, यहां पर अभी हमारे पास एक थर्ड कैटेगरी आ गई है, विच इज अवर न्यू मिडिल क्लास। यहां पर लिख देते हैं हम लोग न्यू मिडिल क्लास। अब सर ये न्यू मिडिल क्लास का सीन क्या है, देखो ये वो न्यू मिडिल क्लास है जो सर एकदम से, अभी तक हमारे पास एरिस्टोक्रेट्स अलग है, पीजेंट्स अलग है, एकदम से यहाँ पर बादल है, ये बादल फटा और ये नई चीज आ गई, राइट? नहीं, ऐसा नहीं है। सुनो क्या हुआ, ये इन्हीं लोगों से बीच से ही बनी है हमारी न्यू मिडिल क्लास। इन लोगों को क्या हुआ, ये जो न्यू मिडिल क्लास वाला सीन है, ये लोगों ने कहां से, मतलब कैसे, इनके बीच में से कैसे आई सर, इन लोगों ने सर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का फायदा लिया। जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का बेनिफिट मिला इन लोगों को, ये लोग ट्रेड करने लगे, जैसे ही ट्रेड करने लगे, मैं तुमको बताया था पैसा कमाया उन्होंने, अभी इनके पास जैसी मनी आने लगी, पैसा आने लगा, तो एक नई सोच ये लोग लेकर आए। नई सोच कैसे लेकर आए, क्योंकि भाई पीजेंट्स हैं, इन लोगों के पास पैसा नहीं था,
तो ये लोग कुछ काम करते बेचारे, ये सिर्फ खेती करना है, सिर्फ खेती करेंगे। लेकिन समझो बात कि पीजेंट जब न्यू मिडिल क्लास में कन्वर्ट हुए, ठीक है, क्या हुआ ये, हाँ, पीजेंट जब हमारे न्यू मिडिल क्लास के अंदर कन्वर्ट हुए, तब इनके पास क्या हुआ, जैसे ही पैसा आया, उन्होंने देखा है यार भाई पैसे वाले लोग क्या करते हैं, भाई मेरे मान लो से फॉर एग्जाम्पल अभी अपने पास पैसे नहीं है, ठीक है, अपन दोनों भाई एक लेवल पे, अभी अपने पास पैसे जेब में नहीं है, तो अपन यही साइकिल पे घूम रहे, टप्पेबाजी करते चल रहे। लेकिन जैसे ही पैसे हमारे पास आएंगे, ठीक है, अभी हम लोगों ने, हमारे पास पैसा न थी, नो मनी, लेकिन और हमारा एक भाई है मुकेश भाई साहब, कौन मुकेश भाई साहब, मुकेश भाई अंबानी, है ना, मुकेश अंबानी भाई, ये अपने साथ रहता था, ये अपने साथ साथ बढ़ते बढ़ते वो इतना ऊपर चला गया। तो अभी हमारी सोसाइटी के अंदर एक है मुकेश भाई अंबानी और एक है आदेश भाई सेठी, ठीक है, तो ये मुकेश भाई अंबानी और ये आदेश भाई सेठी, ये दो लोग हमारी सोसाइटी के अंदर। तो भाई मुकेश भाई अंबानी एरिस्टोक्रेट्स है, ठीक है, ऐसा समझ लेना, और पीजेंट्री के अंदर है भाई आदेश भाई सेठी। अब चीज क्या हुआ, मुकेश भाई अंबानी जो है वो तो ऑलरेडी रिच सेक्शन से बिलोंग कर रहा है, उसके पास तो भाई खूब पैसा, वो अलग जी रहा है, अपने मस्ती मार रहा है। और आदेश भाई सेठी जो है वो स्ट्रगल कर रहा है, बीबी पीजेंट्री वाली सेगमेंट में खूब मेहनत कर रहा है, और स्ट्रगल करते करते भाई जैसा खासा जी रहा है, बेचारा जी रहा है। लेकिन जैसे ही आदेश भाई सेठी अब काय में कन्वर्ट हुआ, न्यू मिडिल क्लास में, क्योंकि आदेश भाई सेठी ने क्या करना स्टार्ट किया, ट्रेड करना स्टार्ट किया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का बेनिफिट मिला। जैसे आदेश भाई ने यहाँ पर ट्रेडिंग करना स्टार्ट करी, अब आदेश भाई के पास क्या आया, सर जो पैसा पहले नहीं था, अब आदेश भाई सेठी के पास क्या आ चुका है, पैसा आ चुका है। जैसे पैसा आएगा, अब आदेश भाई सेठी क्या करेगा, अब आदेश भाई सेठी देखा कि मुकेश भाई अंबानी क्या करते हैं, क्योंकि पहले क्या होता था भाई, मुकेश भाई सेठी, बतौर मुकेश भाई अंबानी यूं और आदेश भाई सेठी यूं, लेकिन अब आदेश भाई सेठी भी होने लग जाएंगे, क्यों, क्योंकि आदेश भाई के पास भी पैसे आ रहे। अब जैसे ही पैसे आएंगे तो ये क्या देखेगा कि भाई ये मुकेश भाई कैसे चलता है, मुकेश भाई कैसे पैसे उड़ाता है, मुकेश भाई क्या करता है पैसों से। तो मुकेश भाई ये देखा कि जो ये मुकेश भाई है ये पढ़ाई करता है, ये इसके पास ज़्यादा पैसा, क्यों, क्योंकि एजुकेशन के अंदर इंडल्ज है, ये अपनी जितनी भी जनरेशन होती है उन लोग को पढ़ाता है, ताकि और तो उनको पता चला कि भाई एक नंबर पैसे वाले लोग पढ़ाई करते हैं। तो इन लोगों ने भी क्या करा, स्टार्ट करा, इसने भी एडुकेशन लेना स्टार्ट करा। एडुकेशन लेना स्टार्ट कर, तो हमको पता है सर क्यों पढ़ते हैं सर, ताकि हमारा माइंड और ओपन हो, हमको न्यू आइडियाज आए। जैसे एडुकेशन आया, जैसे इनके पास नया, आदेश भाई सिटी के पास भी अब क्या होने लगे, अब इसकी भी सोच चेंज हो गई, ठीक है, न्यू आइडियाज आने के चक्कर में इसने देखा कि यार भाई यार ये चीज तो गलत है यार, ये जो एरिस्टोक्रेट्स हैं इनको तो बाय बर्थ राइट मिल रहे हैं, जो भाई मुकेश भाई अंबानी के यहाँ पर जो भी आकाश अंबानी आया, अनंत अंबानी आया, इनको तो पैदा होते से ही राइट्स मिल गए यार इन लोगों को तो। और ये अभी तो बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं हम लोग, अभी की बात छोड़ दो, अभी अपन बात कर रहे हैं इस सेगमेंट की कि यहाँ तो सारी एरिस्टोक्रेट्स की फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, इनके पास तो पैदा होते से ही पॉलिटिकल राइट्स आ गए, इनके पास तो पैदा होते से ही राइट्स हैं। तो ये नहीं होना चाहिए यार, सबके पास क्या होना चाहिए, इक्वल राइट्स होना चाहिए, ठीक है, ये चीज अपने को ध्यान में रखने का है। तो अब किन्होंने सर, जो न्यू मिडिल क्लास थी, किनसे बनी थी सर, इन्हीं से बनी थी, इन्होंने नई चीजें डिमांड करना स्टार्ट कर दी, क्योंकि ये देखने लगे थे कैसे भाई एरिस्टोक्रेट्स या जो पैसे वाली वेल्दियर सेक्शन ऑफ सोसाइटी वो क्या करती है। तो जैसे उन्होंने देखा कि यार ये चीज ये करती है, तो उन्होंने सबसे पहले तो एडुकेशन लेना स्टार्ट करा, वो भी प्रॉस्पर होने लग गए, ठीक है। तो इन्होंने अब इनकी बात रखने लगी। अब जरा देखते हैं हमको आगे क्या बता, तो स्टोरी चल रही भाई है ना, याद रखना हमको हिस्ट्री को हिस्ट्री के तौर पे नहीं पढ़ना का, स्टोरी के तौर पर पढ़ना, मजे आएंगे भाई, ठीक है। ये अगर कोई वेब सीरीज होती है ना तो उनको सारी चीजें याद रखती है, तो भाई याद रखना कि हम एक वेब सीरीज ही बस देख नहीं रहे, पढ़ रहे हैं, राइट। अब समझना क्या हुआ, दे ओन्ड, इनके पास क्या थे, एक सेकंड ना, हाँ, इनके पास सब पावरफुल ऑटोक्रेसी के पास, उनके अपने घर और मकान, बड़े बड़े विलास इनके पास, ठीक है, बट न्यूमेरिकली दे आर इन स्मॉल ग्रुप्स। मैं तो बताया था ना कि एरिस्टोक्रेट जो है वो स्मॉल साइज में है, ठीक है, और जो पीजेंट्री है वो बड़े हैं, तो उसमें से ऑब्वियसली बैठ के नई मिडिल क्लास बन के आएगी और ये अपनी बात रखेंगे। द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज मेड अप ऑफ पीजेंट्री, वही चीज जो भाई बता रहे वही चीज इसके अंदर है। इंडस्ट्रियलाइजेशन फ्रांस के अंदर जैसे ही आया, तो जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं जर्मनी के अंदर और फ्रांस के पार्ट्स में इंडस्ट्रियलाइजेशन है, तो उससे बहुत न्यू सोशल ग्रुप्स डेवलप होने लगे, नई चीज मार्केट में डिमांड, एक नई वर्किंग क्लास आई, ठीक है, ये हमारा आदेश भाई सिटी इसके अंदर था। तो न्यू वर्किंग क्लास और मिडिल क्लास इसके अंदर है। इसके अंदर कौन है, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, ये आने लगे, पैसा आएगा, अब ये लोग भी नई चीजें करेंगे। जैसे इनके बीच में आए तो अब देखो, अब यहां से बात, इट वाज अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास दैट आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी यहां पर अब निकल के आई, ठीक है। अबॉलिशन ऑफ द एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस गेन्ड पॉपुलैरिटी, क्या था,
अब यहाँ पर जैसे ये न्यू मिडिल क्लास ने अपना दबदबा जमाया तो इन्होंने बोला कि नहीं भाई, अब हमारे पास ये जो एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लासेस हैं इनके नेशनलिज्म के आइडिया को प्रमोट करा और बोला कि अब हमारे पास न्यू आइडियाज होना चाहिए कि यार ये इनको जो एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस हैं, बाय बर्थ राइट्स हैं, वो नहीं होना चाहिए। राइट्स कहाँ पे होना चाहिए भाई, आप काम करो, आपने जो कमाया है उसके ऊपर आप करो, मतलब इक्वालिटी होना चाहिए। उन्होंने उसकी बात करना स्टार्ट करी। लिबरल नेशनलिज्म, दिस इज द न्यू टॉपिक। अभी तक की चीज हमको समझ में आई, बहुत इजी है, फटाफट रिकैप करना कि अब हमारा पहले वहां पर कौन थी, एरिस्टो, वहां पर कहां पर, फ्रांस के अंदर पहले सर वहां पर मोनार्की थी। मोनार्की को हटाया, मोनार्की को हटाने के बाद क्योंकि वहां पर बहुत सारे, वहां पर डेमोक्रेसी जैसी चीज आई, बट वहां पर इतने सारे जो डिफरेंसेस थे उन वेरिएशंस का फायदा उठा के कौन आया, हमारा नेपोलियन भाई आया। नेपोलियन भाई ने वहां पर रूल करा। नेपोलियन भाई ने बहुत सारी चीज़ों को चेंज करा। उसने क्या करा, कुछ चीज़ फेवर में लाई, कुछ चीज़ अगेंस्ट में रहा। जो चीज़ फेवर में रही थी उससे बहुत फायदे हुए, लेकिन बाद में धीरे धीरे चीज़ें नेपोलियन के लोगों के कायम होने लगे, अगेंस्ट में चले गए। क्यों? क्योंकि भाई ने सेंसरशिप लगा दी थी, टैक्सेस बढ़ा दिए थे। इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, वहां पर न्यू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, एक नई क्लास इमर्ज होकर आई जिसको हम लोगों ने न्यू मिडिल क्लास। यहां तक हम इस वीडियो में देख चुके हैं रिवोल्यूशनरीज। अब द रिवोल्यूशनरीज क्या था, इसके अंदर क्या क्या देखने का है वो देखते हैं। अभी तक हम लोग 3 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, तो एक बार वो तीनों पार्ट्स को प्लीज गो थ्रू करना, तो मुझे अच्छे से समझ में आएगा चीज। आफ्टर 1815, अब सर 1815 के बाद क्या हुआ, आफ्टर 1815 the fear of repression drove many liberal nationalists underground। अब क्या हुआ, जब 1815 के बाद जब ट्रीटी ऑफ वियना हुई, बहुत सारे, क्योंकि अब यहाँ पर वापस कौन आ गई थी, मोनार्की आ गई थी, ठीक है, और कोई पावर्स कंट्रोल नहीं था मोनार्की के, किंग मतलब किंग के पावर्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। किंग को जैसा करना है वैसे ही करे, कोई भी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नाम की चीज भी नहीं तो कुछ भी नहीं चीज है। इन्होंने सब ऐसे ही रूल करके चल रहे थे, जो मोनार्क है उसको वैसे चलाना था वैसे करे। लेकिन भाई साहब लोगों ने लड्डू तो खा रखा था, एक बार देख लिया था कि क्या सीन होता है। तो इसीलिए क्या हुआ, बहुत सारे लिबरल नेशनलिस्ट आइडियाज क्या हुआ, अंडरग्राउंड डेवलप होने लगे, जिसमें से एक भाई साहब मतलब बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज भी डेवलप होने लगी, जिन्होंने जो खुद मतलब रिवोल्यूशनरीज थे वो लोग, उन्होंने क्या करा, अलग आइडियाज ऑफ दिस जो ये लिबरलनेस थी इसका स्प्रेड करने लगे। तो ये रिवोल्यूशनरीज, ये लोग नए लोग लेकर आए, इन्होंने बहुत सारे अपने अपने अंडरग्राउंड, क्योंकि भाई परमिशन तो थी नहीं, तो इसने बहुत सारे रिवोल्यूशनरीज आइडियाज इसके अंदर लेकर आए, जो किसको अगेंस्ट कर रहे थे, किसको अपोज कर रहे थे, मोनार्क को, ठीक है। मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ये लोग अपोज कर रहे थे, जो कि वियना के अंदर इन्होंने बनाई थी। इसमें से बहुत सारे जो रिवोल्यूशनरीज थे, ये लोग ये ऐसा मानते थे कि यार इतने जो स्ट्रगल हुआ है ये सिर्फ फ्रीडम के लिए हो गया, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स के ऊपर जब इतनी सारी मतलब फ्रीडम के लिए सब इतना काम करा, तो एटलीस्ट यहाँ पर क्या होना चाहिए, इन लोगों को जो है डेमोक्रेसी होना चाहिए, फ्रीडम मिलना चाहिए, लिबर्टी होना चाहिए। यहाँ पर मोनार्की जो है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। मोस्ट ऑफ दीज रिवोल्यूशनरी ऑल्सो सॉ दी क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट एज दी नेसेसरी। ये लोग यही मानते थे कि जो नेशनल स्टेट है वो बनना चाहिए, क्योंकि इतने पार्ट्स में यहाँ पर स्ट्रगल हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक, गियुसेप्पी मजीनी। भाई साहब ये एक नंबर आदमी, ठीक है। ये जो गियुसेप्पी मजीनी था ये एक इटालियन रिवोल्यूशनरी था, ठीक है। इसके बहुत सारे आइडियाज है, इसने बहुत सारे काम करे, ठीक है। ही वाज बोर्न इन जेनोवा, ठीक है। जेनोवा 1807 के अंदर इनका जन्म हुआ था। ये एक बहुत यंग, मतलब इट्स लाइक 23-24 साल के थे तब इनको शायद जेल वेल में भी लगा दिया था, पढ़ेंगे आगे। तो इन्होंने बहुत रिवोल्यूशनरी आइडियाज, मतलब उनके लीडर समझ लो, इनके रिवोल्यूशनरी आइडियाज के चक्कर में क्या हुआ, वहां पर नई आइडिया, एक नई डिमांड होने लगी, लोगों ने अलग से वापस लिबर्टी वाले सपने देखने लगे थे। ही बिकेम ए मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द, ठीक है, कार्बोनरी की एक सीक्रेट सोसाइटी थी, ठीक है। उसके अंदर ये मेंबर बने और बाद में इन्होंने खुद ने क्या करा है, दो वो बनाई है, क्या बोलते हैं, सीक्रेट सोसाइटीज। देखो एज ए यंग मैन ऑफ 24 बता रहा था 23 साल, तो इट्स लाइक 24 साल के अंदर उनको एग्जाइल में भी डाला 1831 के अंदर फॉर अटेम्प्टिंग अ रिवोल्यूशन इन दी लिगुएरिया। अब यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने जब ये रिवोल्यूशनरी आइडिया स्प्रेड करे थे तो उसके चक्कर में इनको क्या करा, एग्जाइल में भी चला गया। उन्होंने क्या करा था, देखो बता रहा ना, 2 उन्होंने
वो बनाई अंडरग्राउंड सोसाइटी. ही फाउंडेड 2 more अंडरग्राउंड सोसाइटी. फर्स्ट यंग इटली इन मर्शालिस. क्या चल रहा है पैन, राइट, यंग इटली इन मर्शालिस एंड यंग यूरोप इन दी बेर्ने. इन्होंने इसके अंदर ये 2 सोसाइटीज किसके आइडिया पे वर्क करी थी, जो कि सर रिवोल्यूशनरीज आइडिया पे सॉरी हाँ उस पे वर्क कर रही थी. अब ये मजीनी क्या बिलीव करती थी, बहुत ये स्लाइड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इस पार्ट से, जो गिजिपी मजीनी है उसका ये आइडिया एग्जाम में पूछ लेते हैं. तो क्या आइडिया था उनका समझना. मजीनी क्या बिलीव करते थे, दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड. मतलब ये जो नेशन स्टेट्स हैं, जो नेशन है, ये गॉड ने क्रिएट करे. इट्स लाइक कि भगवान की ये है नेचुरल यूनिट्स है. ठीक है, ये जो लोगों को फ्री जो लोग हैं यहाँ पर, इनको अपना एक कॉमन कल्चर, इनकी कॉमन आइडेंटिटी है. ठीक है, ये लोग को आप अलग अलग बाउंड नहीं कर सकते, इनको एक ही रखो. ठीक है, जैसे ये इटली के थे तो उन्होंने बोला कि यार इटली के सभी लोग हैं, सब सेम कल्चर शेयर करते हैं, सबकी कॉमन लैंग्वेज होते हैं, कॉमन कस्टम्स होते हैं, तो ये लोग भगवान ने ही ऐसा बनाया. ठीक है, इनको आप अलग अलग मत करो. ठीक है, नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड. सो इटली could not continue to be the पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम्स. इनको ये स्मॉल स्टेट्स और किंगडम्स के इस चक्कर में मत रखो. इट हैड टू बी फॉरगेड into a single unified republic within a wider alliance of nation. ठीक है, आप ये इटली है, मान लो ये इटली है, ये पूरा एक है. ठीक है, इसको आप छोटे छोटे टुकड़े, भाई एक टुकड़ा अलग बनाओ, एक टुकड़ा अलग बनाओ, एक टुकड़ा अलग बनाओ, ऐसे ऐसे में इनको बांटो मत. भगवान ने इन सबको एक बनाया है, तो आप इनको एक बड़े अलायंस ऑफ नेशन के अंदर रखो और इनको आप ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में मत बांटो. ये चीज किसका आइडिया था, गजीपी मजीनी का आइडिया था. ठीक है, मजीनी क्या करते थे भाई, उसका सिंपल सा सीन था कि वो डेमोक्रेटिक विजन रखते थे. उनको ये काम कर मतलब जो कंजर्वेटिज्म वाली सोच थी वो लोग नहीं चाहते थे. और ये लोग बिल्कुल भाई, इन्होंने 2 ही लोग हैं, कंजर्वेटिव्स और रिवोल्यूशनरी समझ लो. ये पुरानी सोच वाले और रिवोल्यूशनरीज वाले जो नया रिवोल्यूशन चाह रहे थे, जो चेंज चाह रहे थे. तो ये लोग डेमोक्रेटिक पार्ट के फेवर में थे और इन्होंने अपोज करा कंजर्वेटिज्म के. आगे देखते हैं मेटरनिक. कौन भाई साहब मेटरनिक, ड्यूक मेटरनिक. ठीक है, कौन, जो हम लोगों ने पढ़ा था, जो ट्रीटी ऑफ वियना के अंदर उन्होंने होस्ट करी थी ना, ऑस्ट्रियन चांसलर. तो ड्यूक मेटरनिक डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर. क्यों, क्योंकि मेटरनिक कौन थे, ये भाई साहब उसके अंदर प्रब, मतलब प्रब वाली कंट्रीज के अंदर थे, ये खुद कंजर्वेटिस्ट थे. तो ये नहीं चाहते थे कि रिवोल्यूशनरीज आए, लिबर्टी वाली डिमांड करे. तो उन्होंने बोला कि ये जो कंजर्वेटिज्म के आइडिया के सबसे खतरनाक एनिमी जो हैं वो कौन है, हमारे गजीपी मजीनी. तो ये एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आए कि भाई कौन सबसे एनिमी थे, तो तुम बोलोगे गजीपी मजीनी. और बोलोगे ये स्टेटमेंट किसने दिया, तो तुम बताओगे ड्यूक मेटरनिक. ड्यूक मेटरनिक कौन थे, तो ये तुम लोग फटाफट कमेंट में बताओ. अभी जस्ट 1 सेकंड पर बताया मैंने. आगे बढ़ते हैं. ही वॉज हमारे ड्यूक मेटरनिक.